हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बारे में पढ़ेंगे। यह चैप्टर हमारे पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर है, जिसमें हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब चेंजेस आते हैं तो उसके बाद किस प्रकार से एडजस्टमेंट किए जाते हैं इसके बारे में समझना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है। तो दिया है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स एनी चेंज इन द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। Whenever there is a change in the partnership agreement, the firm continues, but it amounts to the reconstitution of the partnership firm। तो यहाँ पर साझेदारी के पुनर्गठन या रिकंस्टिट्यूशन से आशय इस प्रकार से निकाला जा सकता है कि ये पार्टनरशिप में होने वाला इस प्रकार का बदलाव है जिसमें कि साझेदारी का व्यवसाय चलता रहता है, लेकिन साझेदारों का आपसी जो संबंध है, उनके जो आपसी पूंजी लगाने के संबंध में, वेतन के संबंध में, लाभ हानि बांटने के बीच में जो संबंध है उसमें बदलाव होता है। तो इस प्रकार से जब बदलाव आता है तो उसे हम साझेदारी का पुनर्गठन या रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। इस कारण हम देखेंगे सर्कमस्टेंसेस व्हेन रिकंस्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, यानी वो स्थिति कौन सी होती है जब इस प्रकार से साझेदारी का पुनर्गठन किया जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं, यहाँ दिया है फर्स्ट नंबर पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि जो पुराने साझेदार हैं यदि वो आपस में अपना लाभ हानि बांटने का अनुपात बदल लेते हो तो ये पुनर्गठन की श्रेणी में आता है। दूसरा है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अगर कोई व्यक्ति नया साझेदार बनता है तो बाकी साझेदारों के हिस्से भी प्रभावित होते हैं। इस कारण में तीसरी स्थिति है रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, यदि किसी वर्तमान या पुराने साझेदार के द्वारा बिजनेस से अलग होने का फैसला किया जाए तो उसे हम रिटायरमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आने पर फोर्थ है डेथ ऑफ ए पार्टनर, यानी किसी साझेदार की अगर मृत्यु हो जाए तो इस प्रकार की स्थिति आ सकती है कि बाकी साझेदारों का अनुपात बदल जाता है। और फिफ्थ है अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, यानी कि दो अलग अलग साझेदारी संस्थाओं का एकीकरण हो जाना या उनका दो का मिलकर एक में बदल जाना, उसे हम अमलगमेशन या एकीकरण कहते हैं। इन स्थितियों में रिकंस्टिट्यूशन किया जाता है। इस स्थिति में बदलाव के कारण सभी साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन आता है। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, तो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब लाभ हानि अनुपात में बदलाव आता है तो कौन कौन से हमें एडजस्टमेंट करना पड़ते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में दिया है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। इसका मतलब है सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी त्याग अनुपात और गेनिंग रेशियो यानी प्राप्ति अनुपात। तो हमें सबसे पहले प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात की कैलकुलेशन या गणना या डिटर्मिनेशन करना होता है। सेकंड कार्य करना पड़ता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि ख्याति की गणना करना पड़ती है और उसका वितरण करना होता है। तीसरा है एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रिकंस्टिट्यूशन की कंडीशन में सभी संपत्तियों का रिवैल्यूएशन किया जाता है और सभी लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करते हैं, और इस प्रक्रिया में यदि लाभ हो या हानि हो तो उसे पुराने साझेदारों में उनके अनुपात में बांटा जाता है। फोर्थ है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। हमारे द्वारा जो जनरल रिजर्व बनाए गए थे या संचित लाभ हानि है उनका वितरण भी हमें करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जब लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है तो हमें कौन कौन से कार्य करना पड़ते हैं। तो ये 4 पॉइंटों में दिए गए थे। लाभ हानि जब बदलती है तो हमें प्राप्ति और त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो निकालना है। गुडविल का एडजस्टमेंट करना होता है, एसेट्स का रिवैल्यूएशन होता है और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट होता है, तो प्रॉफिट लॉस निकलता है। और उसके अलावा रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस होते हैं, उनका वितरण किया जाता है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे गुडविल के बारे में। तो गुडविल क्या होती है, यहाँ हम उसके बारे में देख सकते हैं। गुडविल में बी डिटरमाइंड एज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म in respect of profits expected in future over
and above the normal rate of profits. It is attracting force which attracts the customers and makes sales easy. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ख्याति एक ऐसी शक्ति है जो फर्म में सामान्य से ज़्यादा लाभ दिलाने का कार्य करती है। यानी कि जिस प्रकार से दूसरे बिजनेस लाभ कमा रहे हैं, यदि हमारे बिजनेस में गुडविल होगी या ख्याति होगी तो हमारा बिजनेस हमारे कंपटीटर्स के बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट के रेट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ गुडविल, तो इसमें हम विशेषताएं देख सकते हैं गुडविल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहला है इट इज ए इंटेंजिबल एसेट। हम गुडविल को नहीं देख सकते, इसके बारे में हमने क्लास 11th में सेकंड चैप्टर में जहाँ इसके बारे में दिया था वहाँ हमने पढ़ा है कि एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जिसमें कि ऐसी संपत्तियाँ आती हैं जिन्हें आँखों से नहीं देख सकते और न हाथों से स्पर्श किया जा सकता है, तो हम ख्याति भी नहीं देख सकते। सेकंड, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स। ख्याति की उत्पत्ति कई अलग अलग कारणों से होती है। इसके बारे में है इट्स वैल्यू इज लाइबल टू फ्लक्चुएट। ख्याति की जो कीमत है या उसका जो मूल्य है वो कम ज़्यादा होता रहता है। इट इज़ द एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। इसे हम बिजनेस की दूसरों की तुलना में ज़्यादा लाभ कमाने की क्षमता के रूप में जानते हैं। इट इज़ एन एक्सट्रैक्टिव फोर्स दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिसॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। ये एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण हमारे पुराने साझेदार हमारे उसी बिजनेस स्थान पर बार बार आते हैं और हम ही से माल खरीदते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, यानी वो कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण ख्याति प्रभावित होती है। तो सबसे पहला है ख्याति की उत्पत्ति के कारण भी इसे हम कह सकते हैं। फर्स्ट है एडवांटेजेस लोकेशन, यानी कि यदि हमारा बिजनेस किसी प्राइम लोकेशन पर होता है, बाजार के मुख्य स्थान पर होता है, तो वहाँ पे सामान्य रूप से वैसे ही ज़्यादा संख्या में ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए हमारी दुकान की सेलिंग दूसरों की तुलना में ज़्यादा होती है। ये भी एक कारण होता है। सेकंड है एफिशिएंट मैनेजमेंट। यदि किसी बिजनेस में उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा हो, वहाँ पर बहुत ही काबिल मैनेजर के द्वारा बिजनेस की व्यवस्था देखी जाती हो और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का पूरा ध्यान रखा जाता हो, तो इस प्रकार की स्थिति में उस सर्विस से प्रभावित होकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ कस्टमर्स आते हैं और ज़्यादा सेल होती है, इससे नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसके बाद में थर्ड है लाइफ स्पान ऑफ बिजनेस, यानी हमारे बिजनेस का जीवन काल किस प्रकार का है। तो हम यहाँ देख सकते हैं ओल्डर बिजनेस इज सर्टेन मोर लाइकली टू हैव बिल्ट अ बेटर रेपुटेशन, पजेसेस लॉयल कस्टमर्स। जो बिजनेस पुराना होता है वो बहुत सारे कस्टमर से जुड़ चुका होता है और इस कारण से उसकी कार्यों की, अगर अच्छा कार्य किया होगा तो अच्छी इमेज होगी और ख़राब कार्य होगा तो उसकी इमेज खराब हो जाती है। तो जो बिजनेस अच्छे ढंग से कार्य कर रहे होते हैं, जिनका ज़्यादा समय से चल रहा है, उनकी मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन बन जाती है। इस रेपुटेशन के कारण जो न्यू कस्टमर्स होते हैं वो भी बाज़ार में पता करते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा डीलर है, उसी के पास में जाकर माल को खरीदते हैं। इसलिए बिजनेस का ज़्यादा लंबे समय तक चलना भी गुडविल जनरेट करता है। इसका फोर्थ है नेचर ऑफ गुड्स। हम किस प्रकार का माल अपनी दुकान में रखकर बेचते हैं, ये भी बिजनेस को प्रभावित करता है। यदि हम अच्छी क्वालिटी का माल और उचित कीमत पर देते हैं तो हमारी दुकान पर ज़्यादा संख्या में कस्टमर आते हैं, उन्हें हमारी दुकान पर भरोसा होता है कि इस दुकान पर जाएंगे तो हमें कोई घटिया सामान नहीं मिलेगा। फिफ्थ है यूनिक पेटेंट राइट। कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं जिसमें कि हमारे पास में उस वस्तु या कारोबार संबंधी कोई पेटेंट राइट हो सकता है, तो ऐसी स्थिति हमारे पास एक मोनोपोली आ जाती है और ये हमारे अलावा अन्य बाकी किसी भी व्यक्ति को बिजनेस से बाहर कर देती है, इसलिए हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं। इसका नाम है लाइसेंस पोजीशन। यदि हमारे पास में किसी बिजनेस को चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है और वो हमारे पास में हो तो हम इस प्रकार से ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं। इसका नाम है नेचर ऑफ गुडविल। इसमें हम ख्याति के प्रकृति के बारे में देख सकते हैं, ख्याति का किस प्रकार का स्वभाव होता है। इसके लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं काइंड्स ऑफ गुडविल। तो यहाँ दिया है फर्स्ट में परचेज गुडविल, यानी कि ख्याति को खरीदा जा सकता है। तो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट इन मनी और मनी वर्थ। व्हेन अ बिजनेस इज परचेज द डिफरेंस
between purchase consideration and net asset is termed as purchase goodwill। यानी कि जब हम किसी बिजनेस को खरीदते हैं तो उसकी वास्तविक संपत्तियों का मूल्य, जिसे कि हम नेट एसेट कहते हैं, नेट एसेट निकालने के लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं, एसेट में से लायबिलिटी को लेस किया जाता है, तो जो डिफरेंस आता है वो हमारी नेट एसेट कहलाती है। नेट एसेट और जो मूल्य हमने चुकाया उसे हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो यानी जो मूल्य हम चुका रहे हैं और जितने रुपए की संपत्ति आ रही है, यदि हम ज़्यादा कीमत चुकाते हैं तो इसे परचेज गुडविल कहा जाता है और इसे बिजनेस के हिसाब में एसेट्स के रूप में दिखाया जाता है। इसके बाद में है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट इज़ द गुडविल दैट इज जनरेटेड ओवर द ईयर्स बाय ए नंबर ऑफ इंटरनल फैक्टर्स दैट ए रनिंग कंसर्न possesses owing to which the business concerns become able to earn higher profits। ये तब हमारे बिजनेस में पैदा होती है जब हमारे द्वारा किसी बिजनेस को लंबे समय से चलाया जा रहा हो और हमारे बिजनेस की आंतरिक व्यवस्थाओं के चलते इसकी उत्पत्ति होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार, एज 26 के अनुसार, गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली व्हेन कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ इज पेड फॉर इट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में कहा गया है कि गुडविल को हमें अकाउंट में तब लेना चाहिए जब उसको प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा पैसा चुकाया गया हो। देयरफॉर इट शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और एडजस्टमेंट एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर और चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स। या फिर इसका हम एडजस्टमेंट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कब कब, जब रिकंस्टिट्यूशन होता है या एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है या डेथ हो जाती है, इस कंडीशन में इसको एडजस्ट किया जाता है। अब हम यहाँ देख सकते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी ख्याति का मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है। तो इसके लिए हमारे सिलेबस में 3 मेथड का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले है एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड और फिर है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 पार्ट दिए गए हैं, इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो 2 प्रकार की यहाँ मेथड दी गई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। The average profit method is loosely based on the assumption that a new business is not likely to earn as much profit that an established one may, and therefore the goodwill is the compensation for the same based on previous performance। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें जो स्टेप यूज़ करनी है वो सबसे पहला है कैलकुलेट करेंगे हम नेट नॉर्मल प्रॉफिट को। इसके लिए हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट्स आर कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग नॉन बिजनेस एंड एबनॉर्मल इनकम एंड एडिंग एबनॉर्मल लॉसेस एंड नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर दिया गया हम कैसे निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को। तो क्या करते हैं, हम जो हमारा प्रॉफिट था उसमें नॉन बिजनेस की जो इनकम होगी उसे लेस करते हैं, एबनॉर्मल इनकम को लेस करते हैं और इसमें प्लस करते हैं एबनॉर्मल लॉस को और नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस को। तो इस प्रकार से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है। सेकंड स्टेप आती है टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए। इसके लिए हम नॉर्मल प्रॉफिट में क्या ऐड करेंगे, एड अप नॉर्मल प्रॉफिट फॉर ऑल द एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स टू अराइव एट टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। इसके लिए हमें जितने भी ईयर दिए गए थे क्वेश्चन में उनके प्रॉफिट को ऐड करना होता है। फिर इसके बाद में थर्ड स्टेप आती है एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने सेकंड स्टेप में जो टोटल प्रॉफिट निकाला था उसमें नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकलता है। इसके बाद में स्टेप नंबर 4 आती है अराइव एट गुडविल। इसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई द एवरेज प्रॉफिट बाय द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यहाँ पे बताया है कि जो हमने स्टेप नंबर 3 में एवरेज प्रॉफिट निकाला है इसमें प्रश्न में दिए गए ईयर ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस जो दिया जाता है उससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो हमारी गुडविल निकल आती है। ये क्या होता है,
a specific number of years for which a business is likely to earn profits at a similar rate due to its past performance, efforts and इंडस्ट्रियसनेस व्हेन अ चेंज ऑफ ओनरशिप अक्योर्स। इसमें अक्सर क्वेश्चन में दिया जाता है कि 2 ईयर और 3 ईयर या 5 ईयर परचेस दिया होता है तो हमें उसे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम फार्मूला बता सकते हैं इसके लिए। तो हमारा फार्मूला हुआ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। इसके बाद में है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये हमारी सेकंड मेथड है। ये हमारी सिंपल एवरेज मेथड का ही एक एक्सटेंशन है जिसमें कि हम वेट का भी यूज़ करते हैं। इसमें हमारी स्टेप नंबर 1 इस प्रकार से होगी, कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें यहाँ पर इसका प्रोडक्ट निकालना होता है। प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, किसका होगा अब देखते हैं। मल्टीप्लाई ईच ईयर्स नॉर्मल प्रॉफिट विथ द असाइंड वेट एंड असर्टेन देयर वैल्यू। तो क्वेश्चन में हमें हर साल के लिए प्रॉफिट के लिए एक वेट दिया जाता है, हमें उस ईयर के प्रॉफिट में उसके वेट का मल्टीप्लाई करना चाहिए तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट के प्रोडक्ट की अमाउंट मिल जाती है। सेकंड पॉइंट है एग्रीगेट द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट एंड वेट्स। इसके बाद में हम नॉर्मल प्रॉफिट जो मल्टीप्लाई करके हमने निकाले थे उनका प्रोडक्ट का टोटल करते हैं और वेट का भी टोटल किया जाता है। थर्ड स्टेप है कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। यहाँ पर हम जो नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था और जो वेट निकाला था उनके जो टोटल थे उनसे डिवाइड करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड वेट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। तो यहाँ पर हम जो हमारे प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लाई करके जो आई थी संख्याएं उनके टोटल को किया था, उसमें हम वेट के टोटल से डिवाइड करेंगे। स्टेप नंबर 4 एराइवेट गुडविल, ख्याति कैसे निकलेगी। हम यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी स्टेप नंबर 3 में जो आंसर आया उसमें मल्टीप्लाई करेंगे इनटू एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जैसे कि क्वेश्चन में दिया होगा कितने ईयर का परचेस करना है गुडविल के लिए, उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी फर्स्ट मेथड के दोनों पार्ट पूरे होते हैं। अगले मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसे हम हिंदी में अधिलाभ विधि कहते हैं और एवरेज प्रॉफिट को औसत लाभ विधि कहा जाता है। सुपर प्रॉफिट मेथड को देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस। सरप्लस यहाँ पे सुपर प्रॉफिट के बारे में आता है। सरप्लस प्रॉफिट्स अर्नड बाय ए फर्म इन कंपेरिजन टू एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय अदर फर्म्स। यहाँ पर सरप्लस क्या है कि एक बिजनेस में जितनी भी फर्म थी उनका जो एवरेज प्रॉफिट है उसके साथ में हमारे बिजनेस के द्वारा अर्न किए गए प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो सरप्लस कहलाता है। सुपर प्रॉफिट उसे हम कह सकते हैं, सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ फॉर्मूला बन गया हमारे लिए, ठीक है। फॉलोइंग इक्वेशंस आर यूज्ड टू कैलकुलेट गुडविल। अब हम इस मेथड में कौन सी मेथड को यूज़ करेंगे, फार्मूला क्या होगा वो यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। इसका फार्मूला हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी देखा था, वही फार्मूला यहाँ यूज़ करना है। टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, इस प्रकार से एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। इसके बाद हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड में इनटू करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, उसका मल्टीप्लाई किया जाता है और डिवाइड करते हैं हम 100 से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर न दी हो तो ऐसी सिचुएशन में हमें एसेट्स और लायबिलिटी दी जाती हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस है वही कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इस प्रकार से हमारा निकल आएगा। इसका हमें सुपर प्रॉफिट निकालना होता है। सुपर प्रॉफिट निकालने की मेथड हो गई, फार्मूला हो गया एवरेज प्रॉफिट यानी हमारी फर्स्ट स्टेप का आंसर माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी सेकंड स्टेप का आंसर। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप के आंसर जो आए थे हमारे उन्हें हम लेस करेंगे तो निकलेगा सुपर प्रॉफिट। इसके अंदर फोर्थ स्टेप आती है गुडविल की, जिसको कैलकुलेट करने के लिए हम सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। ये भी हमें क्वेश्चन में पहले से दिया होता है। तो सुपर प्रॉफिट हमारे थर्ड स्टेप का आंसर है। इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करने से हमें गुडविल पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी सेकंड मेथड भी पूरी हमने समझ ली है। अब हमारी अगली मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसे हिंदी में
पूंजीकरण विधि कहा जाता है। इसे हल करने के लिए हम दो तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला होता है इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट वाली मेथड का कैपिटलाइजेशन करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहली स्टेप सॉल्व करेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, जिसमें कि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। इस प्रकार से एवरेज प्रॉफिट आएगा। इसके अंत में कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाली जाती है, जिसके लिए हम एवरेज प्रॉफिट में इंटू करेंगे 100 का और डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ये हमें दिया रहता है। इसके बाद में हमारी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकलती है। थर्ड स्टेप में हम गुडविल निकालेंगे। इसके लिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ गुडविल बिजनेस जो हमने सेकंड स्टेप में निकाली थी, इसमें हम लेस करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड और या फिर नेट एसेट जो भी हमें दिया गया हो। और यदि क्वेश्चन में एसेट और लायबिलिटी दोनों दिए तो जो दोनों का डिफरेंस है वही नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, उसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। ये हमारी कैपिटलाइजेशन में फर्स्ट मेथड थी एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर। और अब हम कैपिटलाइजेशन की सेकंड मेथड को देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के आधार पर। इसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, जिसका सूत्र अभी हमने कई बार पढ़ चुके हैं। टोटल प्रॉफिट में डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स से। सेकंड है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने की प्रोसेस। इसमें हम कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है। इसके बाद में थर्ड स्टेप में हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, जिसमें कि एवरेज प्रॉफिट है जो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में हम नॉर्मल प्रॉफिट्स को लेस करते हैं। और फोर्थ स्टेप में हम गुडविल निकालते हैं। इसके लिए सुपर प्रॉफिट में इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किया जाता है। इस प्रकार गुडविल निकलती है। ये जो प्रोसेस अभी हमने 4 स्टेप में देखी, यही सुपर प्रॉफिट के द्वारा गुडविल निकालने की मेथड है। इसके बाद में हम यहाँ पर देख सकते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी कि लाभ हानि अनुपात में जब बदलाव होता है तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ बताया है सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए। तो ये कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से या ऑब्जेक्टिव एग्जाम के एंगल से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके ऊपर 1 मार्क के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिए जाते हैं। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यानी कि जब किसी पुराने पार्टनर के ओल्ड रेशियो में उसके नए रेशियो को लेस करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो उस पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है, सेक्रीफाइस कहलाता है। फॉर्मूला क्या हुआ, ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो को लेस करना है। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को पहले किसी बिजनेस में 5 शेयर मिलते थे और अब उसके शेयर की संख्या 4 हो गई है, तो उसने सेक्रीफाइस किया कि गेन किया। तो पहले से हम देख सकते हैं 5 से अब 4 हो गए हैं, तो कम हो गया, यानी सेक्रीफाइस किया है। कितना कम हो गया, तो 5 माइनस 4 यानी कि 1। तो इस प्रकार से बताया जा सकता है कि 1 रेशियो का यहाँ सेक्रीफाइस किया गया था। जस्ट इसी का अपोजिट गेनिंग रेशियो होता है। गेनिंग रेशियो में एक पार्टनर का न्यू जो रेशियो होता है वो बढ़ जाता है, ओल्ड रेशियो कम हो रहता है। तो इसको फॉर्मूला हुआ गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसके बाद में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को देखेंगे हम कि जब हमारे पास गुडविल इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी हमने मेथडों को पढ़ा है, उन मेथड के अकॉर्डिंग जब हम गुडविल को कैलकुलेशन कर लेते हैं तो उसका फिर आगे क्या होगा, उसके संबंध में क्या रूल्स हैं, यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है। अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिकली implies that some partners will gain more share in future profits while others will lose। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है तो कुछ पार्टनर का शेयर फ्यूचर में बढ़ जाता है और बाकी का घट जाता है। Thus, the gaining partner must compensate the sacrificing partner by paying the proportionate amount of goodwill। ऐसी सिचुएशन में जब जिन पार्टनर्स का शेयर बढ़ जाता है उन्हें बढ़े हुए हिस्से के लिए गुडविल का पैसा
सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को देना होता है। इन अदर वर्ड्स, द गेनिंग पार्टनर शुड पे द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दैट शेयर ऑफ गुडविल विच इज इक्वल टू द शेयर गेन्ड बाय हिम। यहाँ हम देख सकते हैं कि दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जो गेन करने वाला पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल का पैसा चुकाता है, जो कि उसके द्वारा लिए गए हिस्से के बराबर कीमत की होती है। इन दिस केस फर्स्ट सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर ऑफ पार्टनर शुड बी कैलकुलेटेड। ऐसी स्थिति में हम सेक्रीफाइस और गेन के शेयर को सबसे पहले निकालते हैं एंड देन फॉलोइंग जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड। उसके बाद में ये जो एंट्री यहाँ लिख कर दिखाई गई है ये एंट्री लिखी जाती है। एंट्री इस प्रकार से है, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला एक नीचे दिया गया है, कंपनसेशन अमाउंट फॉर गुडविल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, यानी फर्म की गुडविल कितनी है पहले वो हमें पता होना चाहिए। उसमें हम गेनिंग शेयर ऑफ पार्टनर जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार से कितना कंपनसेशन देना था वो अमाउंट में पता चलती है, जिसे कि हमें इस जनरल एंट्री में लिखना होता है। एग्जिस्टिंग गुडविल should be written off by debiting goodwill to existing partners' capital or current accounts in their old profit sharing ratio and crediting goodwill account। यदि हमारे बैलेंस शीट में पहले से ही कोई गुडविल लिखकर दिखाई गई थी तो उसे हम पुराने पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी था उसके अनुसार उनके प्रॉफिट और लॉस का जो बांटने का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था पुराना वाला, उस पुराने रेशो में इसे बांटकर खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि गुडविल के संबंध में क्या करना है। यदि वो पहले से बैलेंस शीट में लिखी हुई थी तो उसे पुराने अनुपात में सभी पुराने पार्टनर्स को बांट दिया जाता है और इसे समाप्त कर देते हैं। और जो सेक्रीफाइस और गेन की सिचुएशन होती है इसमें गुडविल की वैल्यू में गेन के शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं और गेन करने वाले के हिस्से को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइस करने वाले के शेयर को क्रेडिट किया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ जनरल एंट्री में देखा है। इसके बाद में अगला पॉइंट है थ्योरी के लिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पर हमें बैलेंस शीट में पहले से ही यदि कोई रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस दिए गए हैं तो उनका किस प्रकार से ट्रीटमेंट करना है इसके बारे में रूल्स बताया गया है। तो इसके लिए हमारे रूल में दिया है, द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस आर टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेन एवर देयर अकर्स अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इसमें हमें सबसे पहले जो एक रिजर्व दिए गए थे या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस दिए गए हैं उनके लिए किस प्रकार से एंट्री करना है यहाँ हम देख सकते हैं। सबसे पहला ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस पैसे को हमें रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है जो इस पैसे को हम सभी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, अगर वो फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाया हो और करंट अकाउंट में यदि हमने कैपिटल अकाउंट को फिक्स मेथड से बनाया हो उसमें उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट हमारा फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल अकाउंट बनेगा और यदि हमने कैपिटल अकाउंट को फिक्स मेथड से बनाया होगा तो करंट अकाउंट में इसे बांटा जाता है। बांटने के लिए जो रेशियो यूज़ करते हैं वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। इसके लिए जनरल एंट्री इस प्रकार से की जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट में हम देख सकते हैं यदि हमारे पास में रिजर्व और प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे तो इस प्रकार से एंट्री लिखते हैं। रिजर्व्स के अकाउंट डेबिट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसका भी अकाउंट डेबिट होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर है तो उसका अकाउंट भी डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर है तो उसका अकाउंट भी डेबिट करेंगे और क्रेडिट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट। यदि लॉस होती है तो इस एंट्री को उल्टा करके लिखा जाता है, जिसमें कि हम सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं और हम क्रिएट करेंगे प्रॉफिट लॉस को या इसी प्रकार के अन्य जो भी लॉस हो उसके लिए अकाउंट को, जो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट होती हैं। इसके बाद में हमारी अगले हेडिंग है नो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व्स थ्रू कैपिटल अकाउंट्स ओनली।
इसका रूल इस प्रकार है, इन केस इफ देयर आर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जिस दिन हम ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, यदि उस तारीख को बैलेंस शीट जो हमने बनाई है उसमें पहले से ही रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिए गए थे, एंड ऑल द पार्टनर्स डिसाइड not to change the existing balances of the reserve and undistributed profit or losses are not to close these accounts, और यदि उस दिन हमारे साझेदारों के द्वारा ये तय किया जाता है कि हम रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस जो भी हमारे पास पहले से हैं उनके अकाउंट को बंद नहीं करेंगे। इन दिस सिचुएशन इट इज नेसेसरी टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द गेन और सेक्रीफाइस ऑफ द पार्टनर्स। ऐसी स्थिति में उन प्रॉफिट या लॉस जो भी हमें बांटने थे चाहिए थे उनके संबंध में हमें एक एडजस्टमेंट की एंट्री करना होती है। दिस इज बिकॉज एट प्रेजेंट द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर सच रिजर्व्स एंड प्रॉफिट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका कारण है कि ये जो प्रॉफिट लॉस है ये सभी साझेदारों में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे जाने थे, जबकि फ्यूचर में होने वाले जो भी प्रॉफिट होंगे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे जाएंगे। तो इस कारण से हम जो भी डिफरेंस होता है उसके संबंध में पहले ही एक एडजस्टमेंट की एंट्री कर लेते हैं। एंट्री इस प्रकार से लिखी जाएगी, यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं, इन केस ऑफ पॉजिटिव नेट इफेक्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, यदि इसमें प्रॉफिट होने वाला होता है यानी कि हमें पैसा प्राप्त होना है, तो ऐसी स्थिति में हम गेनिंग पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट करते हैं, और जो सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर होता है यानी जिसको फ्यूचर में नुकसान होने वाला है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। और यदि ये पॉजिटिव को या नेगेटिव इफेक्ट होता है इसका तो एंट्री को उल्टा करके लिखा जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के बारे में। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व उस स्थिति के लिए हम बनाते हैं जब हमारे फैक्ट्री में कार्य करने वाले कर्मचारियों को किसी प्रकार के एक्सीडेंट से चोट लगने का खतरा होता है, और उस स्थिति में उनको नुकसान की भरपाई के लिए हम कंपेंसेशन देते हैं। तो ये जो कंपेंसेशन का पैसा होता है ये प्रॉफिट में से बचाकर बनाया जाता है, और चूंकि प्रॉफिट का ये पार्ट होता है इसलिए इसके ऊपर जो अधिकार है वो पार्टनर्स का होता है। इसके संबंध में एंट्री कैसे करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, व्हेन नो क्लेम अगेंस्ट WCR। WCR का मतलब है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, यानी कि हमारा जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं आता है, यानी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी ने कोई पैसा इसके संबंध में नहीं मांगा, तो हमें एंट्री क्या लिखना होगी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल आर करंट अकाउंट। इस प्रकार से हम एंट्री करते हैं। सेकेंड पॉइंट में देखेंगे, व्हेन क्लेम अगेंस्ट WCR एग्जिस्ट, यानी कि क्लेम मांगा गया हो तो उसमें फर्स्ट कंडीशन, व्हेन क्लेम इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ WCR, यानी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में जो पैसा जमा है क्लेम का पैसा उससे कम हो, यानी जितना जमा पैसा है उससे कम पैसा मांगा जा रहा है, तो हमारे पास एंट्री इस प्रकार से होगी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट, और सेकेंड एंट्री होगी टू पार्टनर्स कैपिटल आर करंट अकाउंट। इस प्रकार से हम एंट्री करते हैं। सेकेंड पॉइंट में देख सकते हैं, व्हेन क्लेम इज इक्विवेलेंट टू WCR, यानी जितना पैसा हमारे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में था उतने ही रुपए का क्लेम मांगा गया हो, तब वहाँ पर कोई बैलेंस नहीं बचेगा, इसलिए एंट्री इस प्रकार होगी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे और ये पूरा पैसा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है, जब हमारे ऊपर जो क्लेम किया गया है उसका पैसा हमारे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में जमा पैसे से भी ज़्यादा हो, यानी जितना पैसा हमारे रिजर्व में जमा उससे ज़्यादा का पैसा चुकाना पड़ रहा हो, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या होगा, तब ए पॉइंट वाली एंट्री हम करते हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे और जो एक्स्ट्रा पैसा था उसके लिए रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और 2 में एंट्री लिखेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट के नाम से। ऐसी सिचुएशन एक बी वाली एंट्री भी आएगी, यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट को हम क्रिएट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट की एंट्री भी लिखी जाएगी, क्योंकि रिवोल्यूशन का पैसा प्रॉफिट या लॉस के रूप में पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में बांटा जाता है।
अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। इसके संबंध में भी उसी प्रकार की एंट्री होती है जैसे हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में देखा था। फर्स्ट है जब हमारे बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होती है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होती है, तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करके पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में बांट देते हैं। बांटने के लिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को यूज़ किया जाता है। सेकेंड है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब हमारी बुक वैल्यू से ज़्यादा मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हो जाती है तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करके पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इसके बाद में ये जो पैसा था इसे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट देते हैं। इन्वेस्टमेंट को हम रिवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और इसके बाद में रिवोल्यूशन अकाउंट में जो सेल करने से पैसा आएगा उससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस उन पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। थर्ड, व्हेन फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। जब हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में जो कमी है वो बुक वैल्यू से कम होती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम फर्स्ट पॉइंट की एंट्री देखेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करते हैं टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट की एंट्री लिखी जाती है। सेकेंड है व्हेन फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यदि हमने इन्वेस्टमेंट में होने वाली कीमतों के कम ज़्यादा होने के संबंध में कोई रिजर्व बनाया हुआ था और हमारे जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की थी उसमें जो कमी है वो उसके समान हो, तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अकाउंट को डेबिट करके इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। थर्ड है व्हेन फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमने जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम ज़्यादा होने को एडजस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया है, यदि इन्वेस्टमेंट की कीमत में होने वाली गिरावट उससे ज़्यादा हो तब ये एंट्री लिखी जाती है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो एक्स्ट्रा पैसा था उसे हम रिवोल्यूशन में लॉस कर में ट्रांसफ़र करेंगे और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद में एक और एंट्री हम लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट होगा टू रिवोल्यूशन अकाउंट में लॉस करो एंट्री के लिए। इसके बाद में रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। यहाँ पर हमारे द्वारा जितनी भी एसेट्स होती हैं उनका रिवोल्यूशन किया जाता है और लाइबिलिटीज़ को हम रीअसेस करते हैं। तो इसके लिए जनरल एंट्री एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये जो जनरल एंट्री यहाँ पर हमें दी गई हैं उनको हमें ध्यान से समझना और याद करना होगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ए पॉइंट में दिया है व्हेन रिवाइज वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जब हमारे द्वारा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के संबंध में उनकी नई कीमतें बताई गई होती हैं तो उनकी वो रिवाइज वैल्यू कहलाती है। इसके लिए हमारे द्वारा एक नया अकाउंट ओपन किया जाता है जिसे हम रिवोल्यूशन अकाउंट कहते हैं। इस अकाउंट को हम एक नॉमिनल अकाउंट मानते हैं क्योंकि इसमें हमारे द्वारा प्रॉफिट लॉस की एंट्री की जाती है। इसके क्रेडिट साइड में हमारे द्वारा एंट्री प्रॉफिट होने पर लिखी जाती है और डेबिट साइड में एंट्री हम तब लिखते हैं जबकि हमें कोई लॉस होती है, यानी कि डेबिट में एंट्री लॉस होने पर लिखेंगे और प्रॉफिट होने पर क्रेडिट में एंट्री की जाती है। इसके बाद में जो भी प्रॉफिट या लॉस अंत में आता है उससे हम कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब एसेट्स की कीमतों में कमी आती है तो इस प्रकार से एंट्री लिखेंगे जो फर्स्ट पॉइंट में दी गई है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जिस एसेट की कीमत में कमी होती है उसे का नाम लिखा जाता है। सेकंड इसका उल्टा है, जब कीमत एसेट की बढ़ जाती है तो हम एंट्री लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। इसी प्रकार से जब लाइबिलिटी की कीमत कम हो जाती है तो हम एंट्री लिखते हैं लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यहाँ पर लाइबिलिटी का नाम लिखते हैं। फोर्थ है फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। जब लाइबिलिटी की कीमत बढ़ जाएगी तो हम एंट्री लिखेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। फिफ्थ, ये एंट्री तब लिखी जाती है जब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने पर दोनों साइड जो हमने टोटल करके देखा और हमारे को प्रॉफिट हो रहा है तो हम एंट्री लिखते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यदि हमारे रिवोल्यूशन अकाउंट में लॉस आ रही हो तो हम छठवीं एंट्री लिखते हैं जिसमें है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। इसके बाद में हम यहाँ पर
बी वाला पॉइंट भी देख सकते हैं जहाँ दिया है व्हेन रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी कि यदि एसेट्स और लायबिलिटीज़ की कीमतों में बदलाव तो हुआ लेकिन उन्हें बैलेंस शीट में बदली हुई कीमतों पर न दिखाते हुए पुरानी कीमतों पर ही दिखाना हो, तो ऐसी स्थिति में उस प्रॉफिट लॉस से जो इफेक्ट पड़ने वाला है उसको हम अलग से कैलकुलेट करके उसमें गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे इस चैप्टर के जो रूल्स हैं उनको हमने यहाँ पर देख और समझ लिया है। इसके आगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उन्हें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।